लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। आज प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ 7 बैठकें करेंगे। पीएम मोदी अगले 100 दिन के एजेंडे को लेकर बैठक करेंगे और पीएम साइक्लोन रेमल पश्चिम बंगाल में उससे हुई तबाही को लेकर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया था। इसके साथ ही हीट वेव की स्थिति की समीक्षा के लिए भी प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए भी बैठक करेंगे। इसके बाद वे 100 दिवसीय कार्यक्रम के एजेंडे की समीक्षा के लिए एक लंबी मंथन और बैठक करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट आए दिल्ली और ताबड़तोड़ बैठ के यहाँ पर और 7 बैठक प्रधानमंत्री एक दिन में करेंगे आज। तो वहीं लंबे चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे, जहां उन्होंने लगभग 45 घंटे तक ध्यान साधना की थी। अब ध्यान साधना के बाद पीएम मोदी का एक पत्र सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में आकर मैं अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि स्वामी विवेकानंद मेरी ऊर्जा और साधना के स्रोत हैं। वर्षों पहले जब विवेकानंद जी ने यहाँ आकर तपस्या की थी तो उन्हें भारत के पुनरुत्थान की ऊर्जा मिली थी। उसी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा जीवन सदैव राष्ट्र के लिए समर्पित है। मां भारती को कोटि कोटि नमन। तो पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साधना के अनुभव को साझा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा और इसके मद्देनजर केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। उनकी जमानत आज खत्म हो चुकी है और ऐसे में दोपहर 3 बजे केजरीवाल को सरेंडर करना है जेल में जाकर और उनकी जमानत याचिका पर 5 जून को सुनवाई होगी। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, जिस पर संजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को अखंड भारत से 700 सीटें मिल रही हैं। भारत से 200, पाकिस्तान 100, अफगानिस्तान 70, बांग्लादेश 70, श्रीलंका 50, भूटान 50, नेपाल 50, थाईलैंड 50, इंडोनेशिया 30 और ईरान 30। प्रधानमंत्री का ही एग्जिट पोल है, मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये मोदी के दफ्तर में बना हुआ एग्जिट पोल है। तो एग्जिट पोल पे जाहिर सी बात है मोदी जी उछलेंगे, उत्साहित होंगे, नाचेंगे, वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुजरात दौरे पर हैं। आज सीएम देवभूमि द्वारका और सोमनाथ जाएंगे। प्रदेश में आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के लिए सीएम मोहन यादव गुजरात के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात की देवभूमि द्वारका में भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और शंकराचार्य से जुड़े स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो वहीं सोमनाथ मंदिर में दर्शन के बाद रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव गुजरात के दौरे पर हैं, द्वारका और सोमनाथ जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे वहां पर सीएम मोहन यादव। लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रत्याशियों की ऑनलाइन बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में शामिल होने के लिए लोकसभा प्रत्याशियों को निर्देश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के सभी 27 लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशियों को बैठक में जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। खड़गे और गांधी ने देश भर के प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक भी की और बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पार्टी के अन्य नेताओं के वोटों की गिनती के दिन 4 जून के आकलन और तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। तो कांग्रेस की बैठक चल रही है। चुनाव के परिणाम से पहले कांग्रेस ने ये अहम बैठक बुलाई है
और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये बैठक चल रही है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सचिन पायलट समेत कई ऐसे दिग्गज कांग्रेस के इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जो 19 जुलाई तक चलेगा। इस 19 दिवसीय सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। इस सत्र में डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी और ये प्रदेश की 16वीं विधानसभा का तृतीय सत्र होगा। बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है और इस सत्र में बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी। आगामी विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार समझ में आ रहे हैं। खुरई, सागर और सीधी समेत प्रदेश में घटित आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। कुछ मामलों में तो कांग्रेस ने जांच दल तक बना रखा है, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आएगी। देखिए, ये सब बहुत सुनियोजित ढंग से लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके ऊपर सरकार का बिल्कुल नियंत्रण नहीं बचा। सब जगह बेनकेल है, तभी तो महिलाएं को आसानी से निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए कांग्रेस ने अपना एक दल भी गठित करा है और विधानसभा सत्र में इस पर बहुत ताकत से इस बात पर पहले बात होगी और मजबूर करेंगे अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए कि वो उस पर विशेष चर्चा कराएं कि ये प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। वहीं कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करती है और दिखावे के लिए खुद के कपड़े फाड़ती है, जिसके बाद खुद ही एक्सपोज भी हो जाती है। कांग्रेस हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करती है और फालतू का हू हल्ला करके और कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारी खुद ही सक्रिय रूप से जो भी आपराधिक प्रकरण आते हैं या ऐसी कोई गतिविधियां पता चलती हैं जिसमें कोई भी लिप्त होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, उस पर तुरंत एक्शन लेना। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं वो तत्काल रूप से उस पर एक्शन लेते हैं और काम करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश सरकार ने बीते सत्र में बजट पेश नहीं किया था। इधर प्रदेश में हुई घटनाओं को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रही कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। विस्तार न्यूज के लिए अंचल शुक्ला की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया है। मई महीने में रिकॉर्ड 1,42,000 यात्रियों का मूवमेंट यहां पर हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये आंकड़े जारी किए हैं। करीब 68,000 यात्री अलग अलग जगहों के लिए यहां से रवाना हुए और बीते महीने फ्लाइट ने 13,121 फेरे लगाए हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या देखकर अब नई विमान कंपनियां भी यहां दिलचस्पी दिखाएंगी और बीते दिनों हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है और यही वजह है कि राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों का मूवमेंट भी बढ़ चुका है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुप्रसिद्ध भस्म आरती की बुकिंग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुगम और सुचारू बनाने के लिए नई व्यवस्था 1 जून से लागू कर दी गई है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर श्री महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट पर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए 9,153 श्रद्धालुओं की भस्म आरती की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है। तो वहीं बाबा महाकाल के भक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से दिव्य भस्म आरती की बुकिंग करवाते हैं, लेकिन कई बार भक्तों को परमिशन नहीं मिल पाती है और इसलिए महाकाल प्रबंधन समिति ने भस्म आरती 3D एनिमेशन के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से देश भर से आने वाले श्रद्धालु भस्म आरती को अपनी आंखों से निहार सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में अगर किसी श्रद्धालु को परमिशन नहीं मिलती है तो वो चिंता न करें। महाकाल प्रबंध समिति और VR 3D कंपनी के द्वारा यहाँ पर भस्म आरती के लाइव दर्शन कराए जाते हैं। जो लाखों भक्त आते हैं
आस्था लेकर आते हैं बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती देखने के लिए, उनके लिए ये अलग ही अंदाज नज़र आया है। 3D के माध्यम से बाबा महाकाल के दिव्य अलग दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही जो दिव्य अलौकिक भस्म आरती होती है उसका भी अनुभव यहाँ पर प्राप्त होता है। कई श्रद्धालु आते हैं जो भक्ति में लीन नज़र आते हैं, आस्था में लीन नज़र आते हैं, और ऐसा ही नज़ारा उज्जैन के VR 3D कंपनी यहाँ पर लेकर आई है। और ये श्रद्धालु हैं जो बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके तो यहाँ आकर भस्म आरती का आनंद ले रहे हैं। वो आनंद से सराबोर होकर बाबा महाकाल के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। लगभग कितने का खर्च आता है, किस प्रकार भक्तों को दिखाया जाता है, हमारे साथ इस समय यहाँ के जो GM है उनसे भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं अलग जगाने का काम 3D एनिमेशन के द्वारा भस्म आरती का दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और भस्म आरती की टिकट नहीं पा पाते हैं, उन लोगों के लिए हमने ये सुविधा चालू करी है, जिसमें कि वो भस्म आरती का महत्व जान सकें कि क्या महत्व है इस भस्म आरती करने का, यहाँ पे कैसे भस्म आरती यहाँ पे होती है। सर, एक आज से तो निःशुल्क VR 3D के माध्यम से भस्म आरती का आनंद उत्सव के साथ दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की व्यवस्था, सेटिंग व्यवस्था होती है, सीमित मात्रा में होती है। कई यात्री जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, उसी के लिए VR की व्यवस्था की गई है। और अभी ये तो निःशुल्क उज्जैन वालों से की गई है, अपना आधार कार्ड दिखाएं और निःशुल्क बाबा की आरती कराएं। आपने तो दिव्य अलौकिक दर्शन हुए 3D के माध्यम से, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया था, पहली बार था मेरे लिए, बट इतने करीब से देख पाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या क्या देखने को मिला है? भस्म आरती देखी मैंने, कुंड देखा, स्नान देखा, पूरा ग्रह देखा, गर्भगृह देखा मैंने, शिवलिंग के दर्शन किए, इतने पास से किए, बहुत अच्छा लगा। सर, साक्षात बाबा महाकाल के दरबार के दिव्य दर्शन कभी सोचा नहीं था कि इतने ऐसे दर्शन कर पाऊंगा मैं। बिल्कुल कभी सोचा नहीं था कि इतनी पास में जाकर बाबा महाकाल को निहार सकूंगा। बाबा महाकाल की दिव्य भस्मी जब रमती है बाबा महाकाल के ऊपर, तब उसको मैं कैसे देख सकूंगा। तो ये भक्त आते हैं और 3D एनिमेशन के माध्यम से जब भस्म आरती देखते हैं तो कुछ यादें अपने दिलों में बसा कर ले जाते हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का मर्जर भले ही हो गया हो, लेकिन डॉक्टरों की कमी का समाधान नहीं निकल पाया। जितने डॉक्टर अभी हैं, लगभग उतने की ही और जरूरत है। सरकारी चिकित्सकों के 4000 से ज्यादा पद खाली हैं। जरूरत के हिसाब से प्रदेश में 47% डॉक्टरों की कमी है। नतीजतन अब डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और इसके लिए तमिलनाडु और राजस्थान मॉडल का परीक्षण किया जा रहा है। राजस्थान में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए अलग से बोर्ड है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए बोर्ड बनाया जाएगा। वहीं एक एक्सपर्ट पैनल स्टेट लेवल पर नियुक्ति के लिए निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश में साल 2021 के बाद अब डॉक्टरों की भर्ती होगी और इसके लिए तमिलनाडु और राजस्थान मॉडल का परीक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी भर्ती के लिए अलग से बोर्ड बनाया जाएगा। आज एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि पानी का क्या महत्व है। इसके लिए बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं अपनी जान जोखिम में डाल दे रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि पानी का एक एक बूंद कितना कीमती है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें मुरैना के बरेही गांव की हैं, जहां ग्रामीण 40 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भर रहे हैं। ग्रामीण कीचड़ से सने पानी को भरने के लिए जान की बाजी लगाकर पीने का पानी भर रहे हैं। रोजाना ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए इसी तरह संघर्ष करना पड़ता है, जहां उनकी समस्याओं को देखने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के एवज में शुल्क जरूर वसूल रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई समस्या ये सर के पानी की परेशानी है। पानी कुआं में मिट्टी है, मिट्टी में ऐसा मचा पानी आता है, बातें बच्चा बच्ची परेशान होते हैं। अच्छा, क्या हो रहा है? बीमार होते हैं। अच्छा, हाँ। और तो सरपंच टैंकर भेज रहा है क्या? टैंकर भेज रहा है सर, एक ड्राम के 50 रुपए ले। अच्छा, तो एक ड्राम भरते तो 50 रुपए लेता है। जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल के लिए अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जहां प्रत्येक देशवासी को 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य के तहत गांव-गांव में हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है।
लेकिन ये योजना मुरैना के बरही गांव में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते ग्रामीणों को प्रदूषित पेयजल पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण बच्चों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे और यहां छत्तीसगढ़ निषाद समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय शाम 7 बजे राजधानी रायपुर लौटेंगे। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ फिल्म कलाकारों के लिए आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता CIPL के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद सीएम साय मुख्यमंत्री निवास वापस लौटेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल और कांग्रेस के सवालों पर कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का चरित्र रहा है, जब इच्छा के विपरीत काम नहीं होता तो संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाते हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों का गठबंधन बताया। कांग्रेस की आदत रही है और एग्जिट पोल के से अपने आप को दूर रखने का काम किया। आप किससे दूर रखेंगे अपने आप को? आपको तो जनता ने ही अपने से दूर भगा दिया है, दूर कर लिया है आपके कामों के कारण, आपके कुकर्मों के कारण। और इसलिए 4 जून को जब परिणाम आएगा तो देखेंगे कि आपको जनता ने अपने से दूर कर दिया है। निश्चित रूप से मैं लगातार बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के पदाधिकारियों से संपर्क में हूँ। हमारे मतगणना एजेंट नियुक्त हो गए हैं, उनके प्रशिक्षण का काम हो गया है, सुचारू रूप से मतगणना संपन्न हो और हमारे कार्यकर्ता मतगणना में समय पर पहुँचे। इन सारे विषयों पर बातचीत हो गई है और मैं उस दिन बिलासपुर भी रहूँगा, मतगणना में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में रहूँगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रशासन द्वारा मॉल, हॉस्पिटल, जिम पर फायर सेफ्टी को लेकर जांच की गई। जांच में प्रशासन ने कई जगह खामियां पाई हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बेमेतरा में अग्निकांड के बाद सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि सभी जगह फायर सेफ्टी रहे ताकि दुर्घटना रोकी जा सके। एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने विस्तार न्यूज को लेकर बताया कि आगे भी जांच किया जाएगा और जो मापदंड में खड़े नहीं उतरेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों में जो भी अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं, इस संदर्भ में सीएम साहब का भी और कलेक्टर महोदय का भी ये निर्देश है कि जो अग्नि दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील जगहें हैं या जहां मास में लोगों का आना जाना होता है, ऐसी जगहों पे अग्नि सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम किया जाए। हम लोगों ने मॉल में और जो यहाँ का सिनेमा स्क्रीन है, जिम है, कुछ नर्सिंग होम्स हैं, इनकी हम लोगों ने जांच की है और जो भी अप टू मार्क नहीं मिला है उनको सूचना भी देंगे और उनका फायर ऑडिट भी कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है, लेकिन उससे पहले कई मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल आ गए हैं और एग्जिट पोल पर कांग्रेस को 150 से 170 सीट मिलती दिख रही है। लेकिन रायपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, परिणाम एग्जिट पोल के उलट आएंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक को लेकर क्या कुछ कहा विकास ने, देखिए। रायपुर के लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा, आप क्या कहें? देखिए, एग्जिट पोल के बारे में विचार विमर्श करने का कोई फायदा नहीं। 4 तारीख को तो परिणाम आ जाएगा, आज 2 तारीख हो गई, 3 तारीख कल है, परसों तो परिणाम आ जाएगा, सांझ को आज क्या भारतीय 4 जून को रायपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्रांग रूम में मतगणना होने वाली है। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार तैयारी कर रहा है। स्थल में निर्वाचन के अधिकारियों के साथ में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में तमाम तरीके से तैयारियों में निर्वाचन के अफसर लगे हुए हैं। 4 जून को मतगणना के लिए सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्रांग रूम तैयार हो रहा है। किस तरह से वहां पे तैयारी की गई है इसकी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। यहीं पर मतगणना होगी और मतगणना होने के दौरान पर निर्वाचन के अधिकारियों के साथ में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो ये तैयारी देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के
पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं और साफ तौर पे ऊपर पैम्पलेट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी किधर से जाएंगे, मतगणना अधिकारी किधर से जाएंगे, मतगणना एजेंट कहाँ से जाएंगे, ऑब्जर्वर, आरओ, एआरओ, डीईओ जो है वो कहाँ से जाएंगे। तो देखिए ये बनाया गया है, रायपुर ग्रामीण की तस्वीर झलकाई गई है, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, इसके अलावा धरसीवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, दक्षिण, आरंग, अभनपुर, तमाम जो विधानसभा रायपुर ज़िले के अंतर्गत आती हैं उन विधानसभाओं के लिए कहाँ से एंट्री रहेगा, कहाँ पर जो है वो तमाम तरीके से मतगणना की जाएगी। और जो 14 टेबल राउंड में मतगणना होने वाली है उसको ये देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके लिए की गई है ताकि गर्मी का समय है, गर्मी के दिनों पर जो किसी तरीके से दिक्कत ना हो, इसके लिए कूलर, फैन, एसी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा अभी जो फिलहाल स्थिति पे तमाम तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है और मतगणना वाले दिन भी इस सीसीटीवी के माध्यम से जो तमाम निर्वाचन के बड़े अधिकारी हैं वो मतगणना पर नज़र रखते हुए नजर आएंगे। तो देखिए ये पूरे कैंपस की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम स्ट्रांग रूम है उनकी तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। आरंग का स्ट्रांग रूम आपको इस पर दिख रहा होगा, रायपुर ग्रामीण का है, रायपुर के अलग अलग जो उत्तर विधानसभा है उसका स्ट्रांग रूम देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरीके से ये देखिए स्ट्रांग रूम है, इन पर भी नज़र रखी जा रही है। और 4 तारीख को जब सुबह 8 बजे से यहाँ पे मतगणना स्टार्ट होगी तो उसके बाद मीडिया का भी प्रवेश रहेगा और तमाम तरीके से अपडेट्स भी जनता तक इसके माध्यम से यहाँ से पहुँचाए जाएंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने तक प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है और ऐसे में कई दावे, कई वादे लोकसभा प्रत्याशी कर रहे हैं। वहीं इस बीच बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया ने खुद की जीत का 100% दावा किया। यही नहीं, अनिल फिरोजिया का कहना है कि जीत तो मैं गया हूं, बस मुझे तो पुराने रिकॉर्ड तोड़कर ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतना है। अब देखना यह होगा कि सांसद अनिल फिरोजिया के दावों में कितनी सच्चाई साबित होती है। आज नौतपा का आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश में मिला जुला मौसम का मिजाज रहने वाला है। राज्य में कहीं पर गर्मी तो कहीं बारिश की संभावना है। निवाड़ी में पारा 47 डिग्री के पार तो 10 जिलों में लू से लोग परेशान हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में सोमवार से लोगों को लू से राहत मिल सकती है। प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में कल बारिश हुई, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां हीट वेव बनी हुई। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या मौसम का पूर्वानुमान अब लग रहा है, क्योंकि कल बारिश होने के बाद कितना टेम्परेचर रहा? अभी पिछला देखेंगे लगभग अपना ये सीधी, सिंगरौली, रीवा, नौगांव तक जो हीट वेव की स्थिति बनी है जहाँ टेम्परेचर 46 से लेकर 47 तक हैंगे। लेकिन बाकी जो प्रदेश की बात करेंगे तो उस जगह पर मौसम में बदलाव आ चुका है। देखेंगे अपने साउथ एमपी जो लगा हुआ साउथ ईस्ट एमपी, यहाँ पे बादलों की आवाजाही बनी हुई है, मॉइस्चर आ रहा है, इसकी वजह से बारिश की स्थिति बन रही है। और इसी जगह में देखेंगे पिछले 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल, छतरपुर, खंडवा, खरगोन में कहीं छुटपुट बारिश, भोपाल में बारिश हुई है। अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख सकते हैं इस जो साउथ में लगे हुए जो हैंगे वहाँ पे बारिश की और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और वैसे ही जो अपना सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे हीट वेव की स्थिति अभी बनी हुई है जो एक दो दिन बनी रहेगी। तो अभी क्योंकि हीट वेव के कुछ जिले अभी भी आ रहे हैं, खासकर रीवा, सतना का एरिया, इसके आगे आने वाले समय में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे बारिश होने की अभी संभावना है? हाँ, बारिश की स्थिति जैसे देख सकते हैं, ये ग्रीन मैप में बताया गया लगभग पूरा जो साउथ एमपी है, अपना विदिशा, भोपाल, सागर, दमोह, कटनी ये एरिया, और ऊपर देखेंगे भिंड, मुरैना में भी है बारिश के चांसेस हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। राज्य में रायपुर का तापमान सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर में 44.8 डिग्री, दुर्ग में 45.6 डिग्री तो राजनांदगांव में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। फिलहाल गर्मी से राहत का अनुमान नहीं है। तापमान कल और आज में बड़ी अंतर नहीं होगा, थोड़ा गिरावट आएगा जरूर, क्योंकि अभी जो तापमान की स्थिति है वो सडन चेंज होने वाला नहीं है और हल्की बारिश अवश्य होगी दक्षिण छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसमें तापमान में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो हल्की बारिश की स्थिति यानी आपका ये उड़ीसा बॉर्डर और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में ये हल्की बारिश की संभावना मानसून आते तक जारी रहेगी और जब तक कि व्यापक एरिया लेके पानी नहीं गिरता है तब तक तापमान से राहत नहीं मिलेगी।